नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के अंदर चैप्टर 3 करेंगे, जो कि है गुरुत्वाकर्षण, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे केपलर के नियम। क्या करेंगे? केपलर के नियम। केपलर के नियम में से साइंस के अंदर क्वेश्चन बनते हैं भाई। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। और केपलर ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। तीनों नियम में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो केपलर का पहला नियम कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे। और उसे क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। केपलर का प्रथम नियम, ठीक। केपलर के नियम किससे संबंधित है ये याद रख लेना, गुरुत्वाकर्षण के से संबंधित चल रहे हैं। तो केपलर का जो पहला नियम है वो हमें बताता है कि सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक। ये है सूर्य, तो इसके चारों ओर ये ग्रह है ना, दीर्घवृत्ताकार लगा रहा है। दीर्घवृत्ताकार कैसी होती है? ये तो होती है वर्ताकार, एकदम गोल। और जो अंडाकार टाइप हो ना, जैसे अंडे जैसी शेप हो, उसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया अपना प्रथम नियम। तीनों चीजें इसी से संबंधित है। ये दीर्घवृत्ताकार है ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, ठीक। इसी से रिगार्डिंग है ये तीनों नियम। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे यही क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य के चारों ओर वो कैसे गति करता है, तो कह देना दीर्घवृत्ताकार। अब रहेगा कि कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, ठीक। मतलब सूर्य एक फोकस पर रहेगा, ये कहीं नहीं मूव कर रहा है, यही दीर्घवृत्ताकार गति कर रहे हैं ग्रह, ठीक है। सूर्य स्थिर रहता है। हाँ, सूर्य मतलब और किसी के बाहर चक्कर वगैरह लगा रहा होता है वो अलग बात है, लेकिन ये सूर्य एक फोकस पर ही होता है इनके, ठीक है। यही है, सूर्य ग्रहों के गति के फोकस पर होता है, ठीक। अब देखते हैं केपलर का द्वितीय नियम। कौन सा? केपलर का द्वितीय नियम। देखिए, सीधा ही लिख देता हूं मैं, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम के अंदर क्या है? इसके अंदर है कि ये अपना सूर्य वगैरह रहा, और इसके चारों ओर ये गति चल रही है, ठीक, ग्रह की। तो जो क्षेत्रफल है ना, मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल इतना, ठीक, ये सेम रहेगा। एक सेकंड। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या रहेगा? सेम। मतलब क्षेत्रफल सेम रहता है, सीधी सी बात यही है। एक टाइम में यहां से लगा करके यहां, और यहां से लगा करके यहां, इनको, इनकी जो गति है ना, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, क्षेत्रफल सेम रहता है। इसे हम कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण नियम। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग संरक्षण नियम, द्वितीय नियम को, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, ठीक। अब जिसको ये समझ में नहीं आया है, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ कि ये सूर्य है, यहाँ पर ग्रहों की दीर्घवृत्ताकार गति हो रही है, ये कोई पार्ट का क्षेत्रफल है और ये कोई पार्ट का क्षेत्रफल है, ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक। और ये सेम किस प्रकार से रहते हैं? इनमें समय होता है ना, वो समान होता है, ठीक। यहाँ से चलने में यहाँ तक जो टाइम टी लगा है वही टाइम टी यहाँ लगेगा। तो हम कह सकते हैं समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, ठीक। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, यही केपलर का द्वितीय नियम है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर समान समय में यहाँ से यहाँ चलेगा, तो इससे चलने में ये तेज चलेगा ना, यहाँ पर तेज चलेगा, ये परिभ्रमण काल इसका जल्दी होगा। हम कोई क्वेश्चन बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पास में है। और क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि यदि ग्रह सूर्य के पास में है, ये दूर है ना, ये दूर है और ये पास में, यदि ग्रह सूर्य के पास में है तो इसका परिभ्रमण काल धीरे होगा या जल्दी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये जल्दी जल्दी चलेगा, तो परिभ्रमण काल उसका जल्दी होगा, ठीक। आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब हम देखते हैं केपलर का
तृतीय नियम। केपलर के तृतीय नियम में ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात होती नहीं है, एक सूत्र सा ही होता है जो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड नियम आ गया, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या ज्यादा टाइम पास करना। केपलर का तृतीय नियम, द्वितीय नियम को क्षेत्रफल चाल का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। द्वितीय को क्षेत्रफल चाल का कह सकते हैं और फर्स्ट को कक्षाओं का नियम भी कह सकते हैं, ये छोटे से उसके नाम होते हैं। फर्स्ट वाले को कक्षाओं का नियम और द्वितीय को क्षेत्रफल चाल का नियम। इसी प्रकार से तृतीय को कहते हैं परिक्रमण कालों का नियम। इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। थर्ड को, इसमें सूत्र क्या होता है? टी की स्क्वायर समानुपात आर की क्यूब। इतना ही याद रखना है। टी का तो मतलब होता है परिभ्रमण काल और आर का मतलब होता है ये जो दीर्घवृत्तीय कार्य गति हो रही थी ना, यहां से इसकी अक्ष है ना, इस दीर्घवृत्ताकार की अक्ष, इस अक्ष का आधा, ठीक, अक्ष का आधा क्या है? ये आर है, समझ गए? अक्ष का आधा ये आर है। इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा मत सोचना। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लो। एक्स का आधा, ये अक्ष, एक्स नहीं कह रहा, अक्ष जो होती है ना, एक्सिस इंग्लिश में, उसका आधा आर होता है, ये परिभ्रमण काल होता है, ठीक है। इतना ही है, केपलर के नियम से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य जितना समीप होगा परिभ्रमण काल उतना ही क्या होगा? परिभ्रमण काल उतना ही कम होगा, ठीक है। पहले क्या बोल दिया था, शायद मैं उल्टा बोल दिया था क्या? परिभ्रमण काल ज्यादा होगा, परिभ्रमण काल कम होगा, ठीक है। कम होने का मतलब है कि ये जल्दी जल्दी तय करेगा, स्पीड इसकी ज्यादा होगी, काल कम होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया था थोड़ा। काल जो है, समय है, वो कम होगा और समय कम होगा, स्पीड इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, चाल ज्यादा होगी। क्योंकि चाल ज्यादा होगी, चाल का तो मैंने आपको बताया था, चाल ज्यादा होगी तभी तो टाइम कम लगेगा ना, टाइम ज्यादा थोड़ी लगेगा यहाँ से अगर सूर्य समीप होगा तो, ठीक है। वो करेक्ट कर लेना आप। अब देखते हैं इसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, केपलर का नियम मैंने वहीं समझा दिया था आपको। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको परिभाषा थोड़ी सी बता देता हूँ हिंदी में। किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है ये? दो कणों के बीच लगने वाला बल F, दो कणों के बीच लगने वाला बल क्या? F, ये किसके समानुपात बताया? एक सेकंड। F ये किसके समानुपाती होता है? एक तो होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, जो दो द्रव्यमान है, एक काम 1 है एक काम 2 मान लेते हैं, इनके समानुपाती है। अब नेक्स्ट, अफ जो है ये किसके समानुपाती है? इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। जब समानुपात हटाएंगे तो अपना क्या निकल के आएगा? अफ बराबर जी m1 m2 बटे में आर की स्क्वायर, ये अपना निकल के आता है फॉर्मूला न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये जो जी है ना, जी, कौन सा जी? ये, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं। तो इन सभी को एक कर दो, द्रव्यमान एक हो, दोनों द्रव्यमान उनके बीच की दूरी एक हो, तो अपना बल ही, लगने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये वन कर दो, ये भी वन कर दो और ये भी वन कर दो, तो F बराबर जी आ जाएगा। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी मैंने आपको बता दिया, नियतांक भी मैंने आपको बता दिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे बस इसी से ही बनेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। समानुपाती वगैरह मैं आपको मान रहा हूँ कि आपको पता होगा शायद। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वही हमारे यहाँ पर लगता है, ठीक, वही लगता है ना। तो देखते हैं, गुरुत्वीय, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम है ना, इसी पर आधारित है। तो नेक्स्ट स्लाइड।
द्रव्यमान भार वगैरह हम करेंगे कल। ठीक, ये भी करेंगे कल। आज देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण F बराबर जी m1 m2 होता है ना। तो एक तो हो गया mg, ये पृथ्वी का भार है, दूसरा कोई और वस्तु का हो गया। ठीक है, अब आर की जो स्क्वायर है ना वो पृथ्वी की आ जाएगी, तो इसको आर ई लिख देते हैं, अर्थ। ये अपना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक, जी आ गया, एम जी ये पृथ्वी का भार है, और आर ई ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक, तो यही अपना फॉर्मूला है एक प्रकार का। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन वगैरह कैसे बनते हैं। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनते हैं कि जैसे मतलब वायु की उपस्थिति है, उसमें पहले पृथ्वी पर क्या कौन सा पहुंचेगा। दो पिंड है, एक तो भारी है, ठीक, और एक हल्का है। एक तो क्या है, भारी, एक है हल्का। तो जो वायु की उपस्थिति है उसमें कौन सा पिंड पहले पहुंचेगा, तो ये भारी पिंड पहले पहुंचेगा, किसमें, वायु की उपस्थिति में। और अगर वायु की उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति है तब तो ये पहुंचेगा, उपस्थिति नहीं है तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, वायु की उपस्थिति है तो ये भारी वाला पहुंचेगा, और वायु की उपस्थिति नहीं है तो कौन सा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बढ़ेंगे जो मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना, उसके अंदर करवा दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये भारी है, ये पहले कैसे पहुंचे, ये जो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। और नेक्स्ट हमारा गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ही रहेगा। इसके बाद कल अपना गुरुत्वाकर्षण टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे और टॉपिक चलेंगे गति के ऊपर, एक दो और रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।